नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। दोस्तों, जो आर्मी अग्निवीर की बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम प्लास्टिड तक बता दिए थे। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं सेल चैप्टर का, फिर इसके बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने बताया था कि मृत कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर इसके बाद हमने बताया था जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। फिर इसके बाद दोस्तों हमने बताया था पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका। तो दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। फिर इसके बाद दोस्तों हम बताए थे कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। फिर इसके बाद दोस्तों हम बताए थे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, दोस्तों मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है फीमेल का अंडाणु। और मानव में सबसे छोटी कोशिका दोस्तों होता है मेल का स्पर्म, पुरुष का शुक्राणु। फिर इसके बाद दोस्तों हम बताए थे कोशिका के पार्ट पुर्जे, जैसे कोशिका का पहला पार्ट हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, अतः इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह कहा जाता है। इसके अंदर क्रेब्स नामक चक्र चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी बनते हैं और एटीपी से हमें ऊर्जा मिलती है। और इसके अंदर ऑक्सी श्वसन होता है। फिर इसके बाद दोस्तों बताए थे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है दोस्तों, ये ऊर्जा के परिवहन का कार्य करता है, ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। फिर दोस्तों इसके बाद बताए थे वैक्यूल्स रसधानी, जो कि कोशिका के अंदर जल को संचित करके रखता है, समाहित करके जल को अपने अंदर रखता है। फिर इसके बाद दोस्तों बताए थे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है दोस्तों, ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है। लाइसोसोम बताए थे दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिका का आइटम बम कहते हैं। इसके अंदर जो है दोस्तों जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसी वजह से इसे आत्महत्या की थैली या कोशिका का आइटम बम कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। यह कोशिका को पचकने से बचाता है, अतः इसे कोशिका का पिलर कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बताए थे राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है दोस्तों, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर इसके बाद दोस्तों बताए थे प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है कि एक प्रकार से भोजन बनाने का कार्य करता है, और ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है। केवल पेड़ पौधों में जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं में ये पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों फिर कोशिका झिल्ली बताना रह गया था, अब प्लास्टिड बता रहे थे। पहले प्लास्टिड समझ लेते हैं, फिर कोशिका झिल्ली बताते हैं। दोस्तों, प्लास्टिड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड होता है ल्यूकोप्लास्ट, और थर्ड होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। तो लिखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। नंबर 1 पे आपका होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। सेकंड नंबर पे आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। और थर्ड नंबर पे दोस्तों आपका होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसे हिंदी में हरित लवक कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? हरित लवक। हिंदी में दोस्तों इसे हरित लवक कहा जाता है। हरित लवक, हिंदी में इसे हरित लवक कहा जाता है। और दोस्तों ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसे अवर्णीय लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अवर्णीय लवक।
अवर्णीय लवक। ल्यूकोप्लास्ट दोस्तों जो होता है इसे कहा जाता है अवर्णीय लवक, और दोस्तों जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसे हिंदी में कहा जाता है वर्णीय लवक। इसे हिंदी में दोस्तों वर्णीय लवक कहते हैं, इसे हिंदी में वर्णीय लवक कहते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो हिंदी के नाम है, जैसे क्लोरोप्लास्ट को कहा जा रहा है आपको हरित लवक, और ल्यूकोप्लास्ट को कहा जा रहा है अवर्णीय लवक, और क्रोमोप्लास्ट को कहा जा रहा है वर्णीय लवक, आपको ये हिंदी के नाम लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ऑप्शन में आपको ये हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक नहीं लिखा मिलेगा। एग्जामिनर क्या करता है, इंग्लिश में क्वेश्चन लिख के रख देता है। इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश के शब्द को हिंदी में लिख देना। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट लिखा मिलेगा आपको। क्लोरोप्लास्ट मीन्स होता है हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट मीन्स होता है अवर्णीय लवक, और क्रोमोप्लास्ट मीन्स होता है वर्णीय लवक। अब एक एक को देखते हैं कि किसका कार्य क्या होता है और कौन कहां पर पाया जाता है। दोस्तों नंबर 1 पे लिखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट दोस्तों ये जो है पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। पौधे के हरे भाग में पाया जाता है, यानी कि पौधे में जहां जहां हरा रंग पाया जाता है वहां वहां आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और दोस्तों ये जो है प्रकाश संश्लेषण करके अर्थात फोटोसाइंथेसिस करके ये भोजन बनाता है। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, क्लोरोप्लास्ट। यह पौधे के हरे भाग में पाया जाएगा। यह पौधे के हरे भाग में पाया जाएगा। दोस्तों यह जो है पौधे के हरे भाग में पाया जाएगा। यह प्रकाश संश्लेषण, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत भोजन बनाता है। दोस्तों यह जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत भोजन का निर्माण करता है, और यह पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। जिसे पौधे का हरा भाग तना हो गया और पौधे का हरा भाग जो है पत्ती हो गया, यहाँ पर कौन सा लवक पाया जाएगा, हरित लवक, और अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहेंगे दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों अगर साइंस में कहीं पर भी आपको क्लोरो शब्द लिखा हुआ मिल रहा है तो उसको हरे रंग से रिलेट करना है, और साइंस में अगर कहीं पर भी हाइड्रो शब्द लिखा मिल रहा है तो उसको जल से रिलेट करना है, और दोस्तों अगर साइंस में कहीं पर भी आपको क्रोमो शब्द लिखा मिल रहा है तो उसको रंगीन चीजों से रिलेट करना है। इसके बाद दोस्तों आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये पौधे की जड़ में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है दोस्तों, ये पौधे की जड़ में पाया जाता है। इसका कार्य भोजन को स्टोर करके रखना होता है, ये भोजन को संग्रहित करके रखता है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे पेड़ जो होते हैं ये अपनी पत्तियां साल में 2 बार गिराते हैं, एक बार गर्मियों में पत्तियां गिराते हैं और एक बार ठंडियों में पत्तियां गिराते हैं। तो दोस्तों जब पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो ये भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं बना पाते हैं। 1-2% तक तने से भोजन बना लेते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वो भोजन नहीं बना पाते हैं। तो इस बीच में क्या होता है, पहले से वो जो भोजन बनाए रहते हैं उस भोजन को ये ल्यूकोप्लास्ट के तहत जड़ में छिपा के रखे रहते हैं, स्टोर करके रखे रहते हैं, और उसी भोजन से, उसी कार्बोहाइड्रेट से अपना काम चलाते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसका कार्य क्या होता है, भोजन को स्टोर करके रखता है। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य दोस्तों भोजन को स्टोर करके रखना होता है। ये रंगहीन होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता, कोई भी रंग नहीं होता है इसका। चलिए लिखते हैं ल्यूकोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट यह पौधे की जड़ में पाया जाता है। यह पौधे की जड़ में पाया जाता है। यह पौधे की जड़ में पाया जाता है। इसका कार्य भोजन को संग्रहित करना होता है। दोस्तों इसका कार्य जो होता है भोजन को संग्रहित करना होता है। दोस्तों बोर्ड जो है लगभग भर गया है। हम 1 मिनट के लिए कैमरा के सामने से साइड हो रहे हैं। प्लीज आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इस डेटा को मिटाने जा रहे हैं। दोस्तों आपको क्लोरोप्लास्ट बता दिए हैं, ल्यूकोप्लास्ट बता दिए हैं, अब क्रोमोप्लास्ट बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसका कार्य होता है फलों को रंग प्रदान करना। दोस्तों ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसका मेनली कार्य होता है कि फलों को रंग प्रदान करना। क्रोमोप्लास्ट दोस्तों क्रोमोप्लास्ट का कार्य होता है कि यह फलों को रंग प्रदान करता है। इसका कार्य फलों को रंग प्रदान करना होता है। इसका कार्य दोस्तों क्या होता है? फलों को रंग प्रदान करना। तो दोस्तों आप लोगों को हम प्लास्टिड बता दिए हैं। प्लास्टिड के कितने भाग होते हैं? प्लास्टिड के 3 भाग होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है दोस्तों ये पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। इसका कार्य होता है भोजन बनाना। फिर इसके बाद दोस्तों बताए हैं आपको ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये पेड़ की जड़ में पाया जाता है। इसका कार्य होता है भोजन को संग्रहित करके रखना, भोजन को स्टोर करके रखना। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताए हैं क्रोमोप्लास्ट का कार्य दोस्तों क्या होता है कि यह जो है फलों को रंग प्रदान करता है, सब्जियों को रंग प्रदान करता है। जैसे दोस्तों इसके 2-3 उदाहरण हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे चुकंदर का गुलाबी रंग किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों चुकंदर का जो गुलाबी रंग होता है वो बीटानेन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है चुकंदर का गुलाबी रंग? बीटानेन की वजह से होता है। गाजर का लाल रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों? कैरोटीन की वजह से होता है। गाजर का लाल रंग कैरोटीन की वजह से होता है। और दोस्तों टमाटर का लाल रंग लाइकोपेज की वजह से होता है। काहे की वजह से होता है? लाइकोपेज की वजह से होता है। और फलों का पीला रंग दोस्तों जेंथोफिल की वजह से होता है। और दोस्तों आलू जो हरा हो जाता है इसमें क्या होता है? सोलेनिन की मात्रा आलू में बढ़ जाती है, इसी वजह से आलू का रंग हरा हो जाता है। चलिए लिख लेते हैं इनको सबको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट पे चुकंदर का गुलाबी रंग, चुकंदर का गुलाबी रंग बीटानेन की वजह से होता है।
चुकंदर का गुलाबी रंग विटामिन की वजह से होता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग काहे की वजह से होता है दोस्तों? कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन की वजह से होता है, लाइकोपेज सॉरी, लाइकोपेज की वजह से होता है। फलों का पीला रंग, फलों का पीला रंग जेंथोफिल की वजह से होता है, जेंथोफिल। फलों का पीला रंग दोस्तों जेंथोफिल की वजह से होता है। और दोस्तों 5वां पॉइंट है आलू का हरा रंग, आलू का हरा रंग। तो दोस्तों आलू का हरा रंग जो होता है ये सोलेनिन की वजह से होता है। आलू का हरा रंग दोस्तों सोलेनिन की वजह से होता है। दोस्तों प्लास्टिक पूरा कवर करा दिए हैं और बोर्ड भी काफी भर गया है। प्लीज आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद जो है हम आप लोगों को कोशिका के प्रकार बताते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इस डेटा को जो है मिटाने जा रहे हैं। कोशिका के प्रकार। तो दोस्तों कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक प्रकार होता है इसका यूकैरियोटिक और दूसरा प्रकार होता है इसका प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और दूसरा दोस्तों इसका भाग होता है यूकैरियोटिक। दोस्तों इसका एक भाग होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा भाग होता है यूकैरियोटिक। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दोस्तों वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें बहुत सारे अंगों का अभाव देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे कोशिकांग होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये वायरस वगैरह में पाई जाती हैं, बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती हैं। जंतु कोशिका या पादप कोशिका में ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं पाई जाती। जितने बैक्टीरिया वायरस हैं जैसे आपका कोरोना हो गया, टीबी का वायरस हो गया, टीबी का बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारी ऐसी वायरस वगैरह है जैसे आपका लंपी वायरस हो गया, इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाएंगी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हेडिंग डालते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यह कोशिकाएं बैक्टीरिया
तथा वायरस, यह कोशिकाएं बैक्टीरिया तथा वायरस में पाई जाती हैं। दोस्तों ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये बैक्टीरिया तथा वायरस में पाई जाती हैं। जैसे कोरोना हो गया, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाएंगी। और आपका जो है लंपी वायरस हो गया, इसमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाएंगी। लंपी वायरस दोस्तों ये जो जानवरों पर अटैक कर रहा है, लंपी वायरस क्या होता है कि जानवर के शरीर में बड़ी बड़ी गांठ बन जाती है और गांठ बनने के बाद फिर उसको बुखार आने लगता है और वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, पकने लगता है और पक कर फिर फूटता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये जितने वायरस और बैक्टीरिया वगैरह हैं इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दोस्तों जो होती हैं इनमें सारे कोशिकांग नहीं होते, कुछ ही कोशिकांग होते हैं। इसी वजह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को अल्प विकसित कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अल्प विकसित कोशिका कहा जाता है। और क्यों अल्प विकसित कोशिका कहा जाता है? अल्प विकसित कोशिका इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है सारे कोशिकांग नहीं होते हैं, बहुत सारे कोशिकांगों का अभाव देखा जाता है। चलिए देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। सबसे पहला कोशिकांग दोस्तों इसमें होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के साथ साथ दोस्तों इसमें होती है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। डबल लेयर की सिक्योरिटी पाई जाती है इसमें। तो दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है इसकी, ये भी अर्धपारगम्य होती है, ठीक यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तरह। और कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों इसमें ये पादप कोशिका की भांति सेलुलोज की नहीं बनी होती है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है ये पेप्टिडोग्लाइकेन नामक पदार्थ की बनी होती है। काहे की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन नामक पदार्थ की बनी होती है। फिर इसके बाद दोस्तों इसके अंदर होता है जीव द्रव्य। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। ये जीव द्रव्य जो होता है दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है और आपका पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। दोस्तों ये जो जीव द्रव्य होता है ये कोशिका को सूखने से बचाता है। इसमें 95% जल होता है और लगभग 4 से 5% इसमें प्रोटीन तथा लिपिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन तथा लिपिड पाया जाता है। तो दोस्तों जो जीव द्रव्य होगा वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें एक ठो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एक ठो न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों ये बिना कवर का होता है। बिना कवर का न्यूक्लियस होता है, मतलब इसमें इन्वेलप नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि केंद्रिका आवरण इसमें नहीं पाया जाता है। जो और दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता था उसमें कवर होता था, वो कुछ इस प्रकार का होता था। ये पूरी कोशिका हो जाती थी। कहने का मतलब उसमें केंद्रिका आवरण यानी कवर पाया जाता था। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो न्यूक्लियस होगा ये बिना कवर का पाया जाएगा। इसमें कोई कवर ओवर नहीं रहेगा, ऐसे ही वो टहलता रहेगा न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम वगैरह रहेंगे वो इधर उधर घूमते रहेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें एक ठो प्लास्टिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? प्लास्टिड पाया जाता है जो भोजन बनाता है। और एक ठो राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम की दोस्तों 2 कैटेगरी होती है। एक राइबोसोम होता है 70S और एक राइबोसोम होता है 80S। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। दोस्तों 70S राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है उसकी इफिशियंसी कम होती है, वो बढ़िया प्रोटीन नहीं बनाता है। तो दोस्तों वो किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कौन सा पाया जाएगा? 70S राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 70S राइबोसोम। तो ऑल टोटल दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी और कोशिका भित्ति जो होगी
वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी, ना कि सेल्यूलोज की बनी होगी। और दोस्तों इसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाएगा, अब प्लास्टिड पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, वो भी बिना कवर का न्यूक्लियस पाया जाएगा, और राइबोसोम पाया जाएगा, वो भी 70S का राइबोसोम पाया जाएगा। चलिए दोस्तों लिख लेते हैं। और इसमें दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। अब खुद से सोचिए आप लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया का अगर अभाव है तो ऊर्जा कैसे बनेगी, श्वसन कहाँ होगा। तो दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इसी वजह से उनमें श्वसन जो है जीव द्रव्य में ही हो जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन कहाँ होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन दोस्तों जीव द्रव्य में होता है। काफी हद तक दोस्तों समझ लिए हैं। अब पूरा परिभाषा जितना बोले हैं हम लिख लिया जाए। फर्स्ट पॉइंट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, इसी वजह से इसमें श्वसन की क्रिया जीव द्रव्य में होती है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, इसी वजह से इसमें श्वसन की प्रक्रिया जो होती है ये जीव द्रव्य में होती है। दोस्तों बोर्ड जो है वो काफी भर गया है, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 1 मिनट के लिए साइड हो जा रहे हैं, फिर उसके बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बिना कवर का केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें बिना कवर का केंद्रक पाया जाता है, बिना इन्वेलप का न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली तथा
कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। और दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है ये पेप्टिडोग्लाइकेन नामक पदार्थ की बनी होती है। काहे की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। दोस्तों बायोलॉजी में ऐसे शब्द हैं कि इनमें क्या होता है कि बोलने में जबान नहीं टूटती है। अब आप क्या करिए कि जब क्लास करिए, क्लास करने के बाद क्या करिए कि लिख लीजिए, लिखने के बाद फिर कहीं अकेले में जाके कम से कम 20 से 25 बार इस तरह के वर्ड्स को बोलिए मुंह से, तो बराबर आप बोलने लगेंगे, नहीं तो 100% गारंटी भूल जाएंगे आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है। दोस्तों बोर्ड जो है वो काफी भर गया है, हम 1 मिनट के लिए साइड हो जा रहे हैं। फिर इसके बाद एक पॉइंट और बचा है, उसको लिखा देते हैं, फिर आगे का क्लास कल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इस डेटा को मिटाने जा रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों? 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग जो है दोस्तों जितना डाटा लिखाया जा रहा है, जितना डाटा आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसकी जो है आप टॉपिक वाइज बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम गारंटी ले रहे हैं, रेलवे में नहीं छूटेगा, तो अग्निवीर क्या चीज़ है। जय हिंद।